वेलकम स्टूडेंट्स। सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रियल एनालिसिस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाह रहे थे, तो आज के लेक्चर में हम सेट 2017 में पेपर 2 में जितने भी रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है रियल एनालिसिस का, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस दिया गया है -1 to the power n डिवाइडेड बाई n। ये आपके पास सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का आपको लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इस सीक्वेंस को लिख लेते हैं। ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए n की चॉइस क्या है, नेचुरल नंबर है। सबसे पहले आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर -1, 2 रखने से क्या मिलेगी ये आपको 1/2, 3 रखने से मिलेगा -1/3, 4 रखने से मिलेगा 1/4। इस प्रकार से ये आपका चलते जा रहा है, ठीक है। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, पहले हम लोग अपर बाउंड को समझते हैं। अपर बाउंड क्या होता है, जैसे कोई आपके पास एक सेट या सीक्वेंस कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए इसमें 1 2 3 करके ये आपके पास सेट दिया गया है, 10 तक एलिमेंट है, ये सेट दिया गया है, सेट या फिर सीक्वेंस। तो ये इस सेट का अपर बाउंड क्या कहलाएगा। अपर बाउंड मान लो हम लोग अपर बाउंड बोर्ड हैं, तो अपर बाउंड का मतलब काम क्या होता है, अपर बाउंड जो है वो सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है। अब जैसे कि कौन सा एलिमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है या फिर बराबर है, वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ए का वैल्यू ले लेता हूँ 11, तो 11 इस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा है या फिर बराबर है। बराबर तो किसी के नहीं, वो बड़ा हो गया। अगर मैं 10 लेता हूँ तो ये 11 क्या हुआ, अपर बाउंड बन जाएगा। वैसे ही मैं 10 ले सकता हूँ, 10 देखिए 1 से बड़ा, 2 से 3 से सबसे बड़ा है और 10 के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे अपर बाउंड लिख सकते हो, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो इन अपर बाउंड में सबसे छोटा क्या होगा, 10 होगा, तो वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो ये अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये सब जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये रियल एनालिसिस के बेसिक सबसे फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा आपको, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले इस सेट को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। तो इस सेट को जब आप ध्यान से देखोगे, इसको हम रियल लाइन में प्लॉट करते हैं। यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपके पास -1 है, ठीक है। सेट का प्रवृत्ति को आप देखो कि वो रियल लाइन में कैसे उसका बिहेवियर है। तो सबसे पहले आपको मिला -1, यहाँ पर आ गए आप। उसके बाद आपको मिला हाफ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर कहीं पर 1/2 मिलेगा। अब आप यहाँ पर पहुँच गए। फिर मिला -1/3 यहाँ पर, मतलब सबसे पहले आप यहाँ पर थे, फिर 1/2 पे पहुँचे। उसके बाद फिर -1/3 पे, फिर 1/4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, फिर 1/5 माइनस में यहाँ पर मिलेगा, फिर 1/6 यहाँ पर मिलेगा। समझ रहे हो किस तरीके से सेट जा रहा है। सबसे पहले वैल्यू -1 मिला, फिर आप हाफ पे गए, फिर -1/3, 1/4, -1/5, 1/6, इस प्रकार से चढ़े। मतलब वो 0 के लेफ्ट और राइट में है। और देखिए ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पर है, -1 पे, और सबसे बड़ा वैल्यू हाफ पे है। तो अब अगर मैं इसका अपर बाउंड की बात करूँ तो 1/2 से जितने भी नंबर बड़े हैं वो सब के सब अपर बाउंड बन जाएंगे। तो लिस्ट क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या कहलाएगा, 1/2। क्लियर है। यहीं पर क्वेश्चन में पूछा जा सकता था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिलेगा, तो लोअर बाउंड के केस में क्या रहेगा, हमको ऐसा नंबर देखना है जो इस सेट के हर एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो छोटा वैल्यू क्या मिलेगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड बहुत सारे हैं, -1 से छोटे सारे नंबर लोअर बाउंड बनेंगे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा क्या होगा, -1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। फंक्शन आपके पास दिया गया है x² × sin1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास gx फंक्शन है और इसके ऑप्शंस को आप देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम पहले कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, फिर मैं आपको इसका एक रिजल्ट बताऊंगा, उसको आप याद रखोगे तो इसको कॉन्सेप्ट से बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। देखिए, जब हमको कंटिन्यूटी चेक करना रहता है तो हम क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखिए फंक्शन की हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, सॉरी ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है और ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0+, ये आपके पास क्या हो जाता है, h टेंडिंग टू 0, 0+h। अब ये जो 0+h उसको आप कहाँ रखोगे, इस वाले पे रखते हैं ना भाई, क्योंकि वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी हो रही है, 0 से बड़ी हो रही है मतलब वो 0 नहीं हुआ।
तो अभी इस वाली जो वैल्यू है एच को आप फंक्शन में रख दीजिए, तो हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच। अब जैसे ही आप इसको एच को 0 की तरफ टेंड कराओगे आपको क्या मिलेगा, 0 इंटू साइन 1/0। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन 1/0 आ गया तो दिक्कत होगा। देखिए साइन 1/0 की वैल्यू क्या होती है, साइन इन्फिनाइट हो जाएगी, ठीक है, साइन इन्फिनाइट हो जाएगा। और साइन इन्फिनाइट क्या होगा, साइन जो इन्फिनाइट है वो आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा बिटवीन -1 to 1, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। अब इन्फिनाइट कोई एक नंबर मिलेगा आपको, इन्फिनाइट जो आर है वहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू मिलेगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको -1 से 1 के बीच में। उसको जब आप 0 से गुणा करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 0, ठीक है। ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, सेम काम आपको करना है। यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा -h², क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन 1/h। अगेन आपके पास क्या हो जाएगी, ये 0 इंटू वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और ये आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। -0 मतलब क्या होता है, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मिल गया, और आपको यही जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन की भी बराबर है। देखिए f(0) की वैल्यू दिया गया आपको 0, ठीक है। तो ये जो आपके पास gx था उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट 0। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल आते हैं तब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो RHD निकालेंगे, ये आपके पास फॉर्मूला है x टेंडिंग टू a प्लस f(x माइनस f) डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो यहाँ पर देखिए आपको कहाँ जाना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 की तरफ जाना है राइट हैंड साइड से। फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, x² इंटू साइन 1 अपॉन x, और f(0) पे वैल्यू क्या मिल जाएगा आपके पास, 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x माइनस 0, तो ये आपके पास हो जाएगा x, ये दोनों आपस में कट गया, तो आपके पास क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1 अपॉन x। जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो ये आपको फाइनली 0 मिल जाएगा, ठीक है। सेम LHD निकालेंगे, राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये भी आपके पास यही चीज़ मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये भी आपका डायरेक्टली 0 आने वाला है, ठीक है, इसको आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है और वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो हमारे पास जो ये गिवन क्वेश्चन था वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब चलिए कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, g इज़ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया भाई, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सेकेंड ऑप्शन है g इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी दिया गया है gx इज़ डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है। कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस आ जाए तब वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है, जिसे हम C1 फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। पुराने जो आपके सेट 2019 के क्वेश्चन में पेपर में हमने इस चीज़ को सॉल्व भी किया था, C1 फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। C1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो अगर कंटिन्यूअस आ जाए, देखिए अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है मतलब वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। अब जो डेरिवेटिव निकला है वो अगर कंटिन्यूअस आ जाए तब हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल हो जाएगा, या फिर उसे C1 फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करके देखते हैं हमें क्या मिलता है, और उसे हम फिर चेक करेंगे क्या वो कंटिन्यूअस है। चलिए फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ पर मैं 2x साइन 1 अपॉन x कर लेते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस x² इंटू कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, प्लस कॉस 1/x इंटू 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x², ठीक है। तो इसको जब आप अरेंज करके लिखोगे तो हो जाएगा 2x साइन 1 अपॉन x, ठीक है, ये x² और x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा माइनस कॉस 1/x, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव हो गया। अब आपको इसको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस आ गया तब आप बोलेंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से हम क्या करते हैं यहाँ पर LHL या RHL कोई भी एक चीज़ को निकाल लेते हैं, ठीक है, हम लोग LHL निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 माइनस h), तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपके पास हो जाएगा 2h साइन 1 अपॉन h माइनस कॉस 1/h। तो देखिए जब आप 0 पुट करोगे तो ये वाला वैल्यू 0 देगा, और ये वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो ये वाली वैल्यू तो आपका 0 मिल गया, लेकिन माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस इन्फानाइट, और कॉस इन्फानाइट क्या हो जाएगा, वैल्यू बिटवीन -1 to 1।
अब आप यहाँ पर कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं बता पा रहे हो कि क्या आने वाला है, तो यहाँ पर जो लिमिट जो है वो कोई आपको फिक्स वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल तो है बट कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाले सेकंड क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल जो वर्ड है उसको आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इसकी जगह पे C1 बोल देता है, इस प्रकार से C1 फंक्शन बोल देता है, ठीक है, C1 फंक्शन। तो आपको समझना है कि C1 फंक्शन मतलब फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव आ रहा है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में वो पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको वो रिज़ल्ट बताता हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से बता सकते हो कि आपका फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा या फिर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान देंगे आपके पास क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है, x टू द पावर में m इंटू साइन 1 अपॉन x टू द पावर में n, ठीक है। सेम यही चीज़ आपका कॉस के लिए भी फॉलो करेगा, यदि आप साइन को हटा के कॉस लिख दोगे तो भी ये चीज़ यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो m है वो यहाँ पर सिंगल x की पावर में है, ठीक है। तो x की पावर में यदि m है और x की पावर में n है तो कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको m की वैल्यू देखनी है। यदि m की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, तब आप बोल देना कि वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। यदि m की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तब आप बोल दोगे डायरेक्टली कि वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। अभी तक n का कोई रूल नहीं है, लेकिन जैसे आपको कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं ना, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपका कंटिन्यूअस हो या फिर C1 की बात करेगा, तब आपको ये बताना है कि जो m की वैल्यू है वो n+1 से स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पर स्ट्रिक्टली बड़ा दिया गया है। तो जो हमारा अभी का क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, x² साइन 1 अपॉन x। इसको मैं कंपेयर करूंगा तो m का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है और n का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूंगा तो ये 2 और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली बड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा ये जो फंक्शन जो दिया था वो आपका कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ध्यान देंगे ना, यहाँ पर स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए, तो ये वैल्यू जो है वो 2 से स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए। 2.1 भी होता तो भी सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये 3 कंडीशन को। क्लियर है। एक और चीज़ याद रखेंगे, यदि किसी क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर n दे दिया और यहाँ पर m दे दिया तो ये पूरा रिजल्ट जो है वो n और m को आपको रिप्लेस कर देना है। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार इसी चीज़ को पूछ देता है और क्वेश्चन में बोल देता है इसको बताओ करके, इसके लिए फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो आपका ये जो पूरा रिजल्ट है वो m और n डायरेक्टली यहाँ पर पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको रिजल्ट याद रखते हो तो सिर्फ आपको कंडीशन को नहीं देखना है, आपको उस स्ट्रक्चर को भी देखना है कि स्ट्रक्चर में कैसी चीज़ें दी गई है, m का पोजीशन का है, m यहाँ पर है कि यहाँ पर है, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन दिया गया है, द मीट्रिक स्पेस L टू द पावर P इज सेपरेबल इफ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर L टू द पावर P जो है वो कब आपका सेपरेबल होता है। तो आपको याद रखना है L टू द पावर P सेपरेबल होता है जब भी P की वैल्यू 1 टू इन्फाइनाइट के बीच में होती है, ठीक है, और 1 वैल्यू अटेंड कर सकता है, मतलब P की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू इन्फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। और ये स्मॉल r कैपिटल L दोनों के लिए फॉर्मूला होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल L करके भी लिख दिया है। और यदि क्वेश्चन में कैपिटल L की पावर भी पूछा जाएगा तो भी यही वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आपके पास मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपके पास एक मीट्रिक स्पेस दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मीट्रिक स्पेस में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट बेस में आते हैं, तो आप उसको अच्छे से याद रखिए। खासकर ये कॉम्पैक्ट वाला, इसका 2019 में भी क्वेश्चन एकदम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट से क्या इंप्लाई होता है, देखिए ये इफ़ एंड ओनली इफ केस होता है। कॉम्पैक्ट है तो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कॉम्पैक्ट है तो वो कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड होगा, और कंप्लीट और टोटली बाउंडेड है तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को इंप्लाई करती है। अब देखिए, आप ऑप्शंस को आप x इज़ कॉम्पैक्ट देन इट इज़ कंप्लीट, यदि कॉम्पैक्ट है तो कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड को देखिए, यदि x टोटली बाउंडेड है तो क्या कॉम्पैक्ट होगा, टोटली बाउंडेड है तो क्या कॉम्पैक्ट होगा। देखिए, टोटली बाउंडेड से डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, यदि टोटली बाउंडेड और कंप्लीट होगा तब आप बोलोगे कि कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ टोटली बाउंडेड से हम इंप्लाई नहीं कर सकते, तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी देखिए, यदि कॉम्पैक्ट है तो बाउंडेड होगा। देखिए, कॉम्पैक्ट है तो टोटली बाउंडेड है, और टोटली बाउंडेड मतलब क्या होता है, बाउंडेड होता है, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है।
डी कॉम्पैक्ट है तो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा, ये भी आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, इनकरेक्ट में बी हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कॉम्पैक्ट, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, मैट्रिक्स स्पेस के रिजल्ट को तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना ही है, और हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया गया है, इंटीग्रेशन a टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए टू दी पावर n वेयर b इज़ ग्रेटर देन a। अब आपको बताना है कि ये कन्वर्जेंट कब होगा, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, n की कौन सी वैल्यू के लिए ये आपके पास कन्वर्जेंट होगा। तो देखिए इसका तो एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू नहीं बना पाते। ठीक है, तो मैं इसको एक बार जनरल मेथड से बनाने की कोशिश करता हूँ कि जनरल मेथड से आप इसको कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये क्या है, फॉर्मूला बनेगा लॉग का, लॉग एक्स माइनस ए, और लिमिट है b और a। अब जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा लॉग b माइनस ए माइनस लॉग 0, और लॉग 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होता है, जब आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, तब आपका कन्वर्जेंट होता है। ये आपके पास इन्फिनाइट मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 1 के लिए तो ये इंटीग्रल जो है वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन ए और डी को हमको चेक करना है। ओके, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, n इज़ ग्रेटर और लेस के लिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो सिंपली इंटीग्रेशन में ये क्या हो जाएगा, ऊपर में माइनस n, फॉर्मूला लग जाएगा माइनस n प्लस 1, और अपॉन में माइनस n प्लस 1, और वैल्यू हो जाएगी b टू a। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हमको इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 को हम लोग हटा देते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया जाएगा आपके पास x माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 की पावर में b, सॉरी पावर नहीं, ये आपका लिमिट हो गया a टू b। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू a रखोगे, ठीक है, जैसे ही वैल्यू हम लोग यहाँ पर a रखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा। b वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, b वाले को तो आप छोड़ दो। ठीक है, b वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोग a रखते हैं, मतलब जब हम लोग सेकेंड लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे मान लो ये आपके पास है माइनस n प्लस 1, माइनस n प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास b माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 0 की पावर में माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, अब आपको देखना है माइनस n प्लस 1, यदि ये वाली वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो गई, अब आप देखो यदि ये वाली वैल्यू आपका 0 से बड़ा हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला वैल्यू, पूरा वैल्यू अगर मान लो 5 आ गया तो वैल्यू 0 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू अगर 0 से बड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये वाली वैल्यू 0 से छोटा मिल गया आपको, तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा रेसिप्रोकल में, और जैसे रेसिप्रोकल में आएगा फिर आपको इनफिनाइट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर फिर से आपका यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाला केस आप नहीं ले सकते, आपको ये वाला केस लेना पड़ेगा। और ये वाला केस से आप क्या निकाल सकते हो, n को इधर करके n 1 इज़ ग्रेटर देन n, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, n इज़ लेस देन 1। तो n इज़ लेस देन 1 के लिए आपका जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो का कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कन्वर्जेंट होता है व्हेन n इज़ ग्रेटर देन, सॉरी n इज़ लेस देन 1, इस केस के लिए ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू नहीं बना पाते, रिजल्ट याद नहीं रहता। कई केस होते हैं यहाँ पर, जैसे a और b को पलट दिया तो, या फिर यहाँ इस चीज़ को बदल दिया। आप इसको ऐसे याद मत रखो कि n की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। आपको क्या याद रखना है, इस a और b पे ध्यान रखना है। a और b पे क्या रिलेशन दिया है, यहाँ पर a घट रहा है कि b घट रहा है, अपर और लोअर लिमिट क्या है, इसको ध्यान रखना है ना। बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, n इज़ लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट हो गया, डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लिया। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये आपका इंटीग्रल पे भी डिपेंड करता है, लिमिट कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, माइनस कौन सा हो रहा है और कौन सी वैल्यू बड़ी है, सब चीज़ पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके पास दिया गया है कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। जैसे कोई फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है किसी कॉम्पैक्ट इंटरवल में, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, तो किसी भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल पे यदि कोई फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, तब आप बोल देना कि वो डायरेक्टली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, सेकंड, यदि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है
ठीक है, किसी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे या किसी भी एक इंटरवल पे अगर वो आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के जितने भी सब इंटरवल है उसमें भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, मतलब बड़े पे अगर कंटिन्यूअस हो गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया, तो सारे सब इंटरवल्स में भी यूसी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रिजल्ट दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि ए टू इन्फानाइट है। ठीक है, ये आपके पास इंटरवल कैसा दिया गया है, ए टू इन्फानाइट से आर में दिया गया है। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ई से आर में वो दिया गया है, फंक्शन का डेरिवेटिव पे अगर आप लिमिट निकालते हो एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट और वैल्यू वो इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट आ जाए, इसका मतलब फंक्शन कभी भी यूसी नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इन्फानाइट लेंथ का इंटरवल है, इसके लिए हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर का उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर और आपको इंटरवल दिया गया है। इंटरवल लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला इंटरवल I1 दिया गया है, ये है आपके पास ओपन इंटरवल 1 to -1 to 1। I2 दिया गया है क्लोज इंटरवल -1 से 1 और I3 दिया गया है आपको माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। क्लियर है? अब देखिए जो आपको फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, याद रखेंगे ये चीज़, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब सेकंड ऑप्शन को देखिए, सेकंड इंटरवल को देखिए पहले, ये कैसा इंटरवल है, क्लोज एंड बाउंडेड है। ठीक है, -1 से 1 क्लोज्ड है और बाउंडेड है, मतलब ये कॉम्पैक्ट हो गया। अब अगर ये कॉम्पैक्ट हो गया और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पर, इसका मतलब क्या हुआ, वो यूसी हो जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट को देखिए आप। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट की हेल्प से, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है और जो हमको इंटरवल दिया गया है वो कॉम्पैक्ट इंटरवल है क्योंकि वो क्लोज एंड बाउंडेड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो I2 पे तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड रिजल्ट का यूज़ करिए, ये देखिए ये जो आपके पास कॉम्पैक्ट इंटरवल दिया गया है, ये I1 जो है वो I2 का सबसेट है। क्लियरली I1 I2 का सबसेट दिख रहा है क्योंकि एंड पॉइंट्स इसमें नहीं है और ये इसका सबसेट दिख रहा है। तो हमने सेकंड रिजल्ट का यूज़ करना है कि अगर I2 पे वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो I1 पे भी यूसी हो जाएगा। ठीक है, तो I1 और I2 पे तो डेफिनेटली यूसी होने वाला है, ये तो हमने डायरेक्टली बता दिया। देखो बिना पेन का यूज़ किए, ठीक है, लिखने में पेन का यूज़ हुआ है, ठीक, रिजल्ट को याद करने में पेन का यूज़ नहीं हुआ है। तो बिना पेन का यूज़ किए सिर्फ रिजल्ट के थ्रू हमने दो चीज़ों को तो बता दिया कि I1 और I2 पे आपका यूसी हो जाएगा। अब I3 पे देखते हैं। I3 दिया गया है, इंटरवल है माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं ए टू इन्फानाइट पे चेक करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने ये सेकंड रिजल्ट लिखाया था ना कि अगर बड़े पे यूसी है तो छोटे पे यूसी हो जाएगा, वैसे ही अगर छोटे पे यूसी नहीं है, समझ रहे हो आप, इसका कन्वर्स किस प्रकार से होगा, यदि छोटे इंटरवल पे यूसी नहीं है तो उससे बड़ा इंटरवल जो उस छोटे इंटरवल को कंटेन कर रहा है उस पर भी फंक्शन यूसी नहीं होगा। यहाँ पर अब हम इसको देखेंगे। तो मैंने इस इंटरवल को पहले छोटा कर लिया, ए टू इन्फानाइट। ठीक है, ये वाला इसके अंदर में बिलोंग करेगा, मतलब ये जो इंटरवल है इसका सबसेट है। तो मैं इस इंटरवल पे इसको चेक करता हूँ। फंक्शन जो मेरा दिया गया है ये कैसे, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप। क्या आ जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है, और लिमिट निकालोगे एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट पे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका इन्फानाइट। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x था, वहाँ पर हमने लिमिट निकालना एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट पे, तो वैल्यू में जो है इन्फानाइट मिल गया। इन्फानाइट मिला मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉट यूसी। अब अगर वो इस छोटे इंटरवल पे यूसी नहीं है तो ये जो बड़ा इंटरवल जो इस छोटे इंटरवल को कंटेन करता है उस पर भी यूसी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो I1 और I2 पे तो यूसी होगा बट I3 पे यूसी नहीं होगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑन I1 एंड I2 बट नॉट I3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूसी का ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। थोड़ा रिजल्ट को याद रखिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमेशा आपको रिजल्ट याद रहेगा, पर थोड़ा प्रैक्टिस करिए। हमेशा रिजल्ट को लिख के देखा करो, लिख के देखने से वो थोड़ा याद रहता है और लिखने के बाद उससे संबंधित एक आध क्वेश्चन बना लीजिए तो आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपके पास लिपचित और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दोनों ही कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए अभी लिपचित को पूरा स्किप कर देते, सिर्फ हम यूसी को देखेंगे क्योंकि अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 बताया था वो वहाँ पर पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का यूज़ हुआ है। फंक्शन भी सेम दिया गया है। देखिए आप 6वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर था, इस क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ अभी यूसी चेक करते हैं, वहीं से आप डायरेक्टली बहुत सारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास पहला ऑप्शन दिया गया है लिपचित होगा और यूसी होगा, कहाँ पर, क्लोज इंटरवल 1 to इन्फानाइट। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंटरवल ए टू इन्फानाइट में यदि फंक्शन का डेरिवेटिव
की जो वैल्यू है वो x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट आ जाए तो कभी भी वो यूसी नहीं होता। तो आपको लिपचिट चेक करने का भी जरूरत नहीं है, ये फंक्शन जो है यूसी नहीं होगा इंटरवल 1 टू इन्फाइनाइट में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लिपचिट चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूसी नहीं है बोल के पहले ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है। सेकंड बोर्ड है लिपचिट नहीं है बट यूसी है, तो यूसी तो है ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या बोला गया है? ना ही लिपचिट होगा ना ही यूसी होगा, लेकिन यहाँ पर उसने इंटरवल चेंज कर दिया, इंटरवल उसने दे दिया 1 to 100। और अभी पुराने वीडियो लेक्चर में पुराने क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट है क्योंकि ये क्लोज्ड और बाउंडेड है, तो कॉम्पैक्ट इंटरवल पे कोई कंटिन्यूस फंक्शन जो है, कोई भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन दिया गया है तो वो हमेशा यूसी होगा। तो इस इंटरवल पे फंक्शन डेफिनेटली यूसी होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है? ना ही लिपचिट है ना ही यूसी है, तो यूसी तो है ये, तो आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। हमको लिपचिट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। देखिए ऑप्शन 1 2 3 में हमको लिपचिट चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, हमने तीनों ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। तो डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया? लिपचिट और यूसी होगा ऑन क्लोज इंटरवल 1 to इन्फाइनाइट। तो ये आपका यूसी तो है, ठीक है, और लिपचिट भी होगा, तो इसको आप डायरेक्टली टिक मार सकते हो। मान लो आपको लिपचिट का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कैसे चेक करते हैं, तो भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली आप इसको बना सकते थे, ठीक है। तो ऐसी होता है कई बार जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रकार से फ्रेम किया जाता है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भी आप बाकी ऑप्शंस की हेल्प से उसको बना सकते हो, ठीक है। हो सकता है ये 7 नंबर का क्वेश्चन 45 या 46 नंबर पे दिया जाता, तो भी आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना रखना है कि आपको तुरंत क्लिक कर आना है कि भाई मैंने 6वें नंबर पे इस क्वेश्चन को बनाया है, सेम उसी से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो मैं कैसे उनको लिंक कर सकूँ, ठीक है। बहुत बार जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपके मेंटल, आपका जो नॉलेज है उस पर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास सीरीज़ और सीक्वेंस का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए असर्शन दिया है सीरीज़ 1/n² इज कन्वर्जेंट, और रीज़न दिया गया है nth टर्म ऑफ द सीरीज इज 0 एस n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो आपको असर्शन और रीज़न में रिलेशन बताना है। तो भाई देखो जो आपका असर्शन दिया गया है 1/n², ये कन्वर्जेंट है, डेफिनेटली ये कन्वर्जेंट है। कहाँ से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा? पी सीरीज टेस्ट से। पी सीरीज टेस्ट क्या बोलता है? 1/n⁻p कन्वर्जेंट होगा जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और p की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है, मतलब ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देखिए क्या बोल रहा है? nth टर्म ऑफ द सीरीज, ये आपका nth टर्म है, ये 0 की तरफ जाएगा जब n टेंडिंग टू इन्फिनाइट होगा, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। एज अ स्टेटमेंट ये सही बोल रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट से हम नहीं बोल सकते कि ये आपका सीरीज कन्वर्जेंट था, ठीक है। वैसे भी ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि nth टर्म, सीरीज का जो nth टर्म है वो 0 पे जाना चाहिए जब आप n को इन्फिनाइट पे लेके जाते हो, ये आपका नेसेसरी कंडीशन होता है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन वो रीजन असर्शन को इम्प्लाई नहीं करता, ठीक है। मतलब रीजन की हेल्प से आप नहीं बोल सकते कि ये आपका सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट इम्प्लाई ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास देखिए बाउंडेड वेरिएशन का क्वेश्चन आ गया। मैंने बहुत बार इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। वही बेसिक सा रिजल्ट यूज़ होगा यहाँ पर। देखिए आपके पास असर्शन दिया गया है फंक्शन f(x) = x⁻²/3, ठीक है, इज़ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। और सेकेंड दिया गया है आपका रीजन, यदि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए उस इंटरवल पे तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। तो असर्शन को देखते हैं, तो फंक्शन बोल रहा है कि फंक्शन x⁻²/3 इज़ बाउंडेड वेरिएशन। तो देखिए x⁻²/3 जो है वो आपका एक मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ये मोनोटोनिक फंक्शन है। और आप जानते हो रिजल्ट, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड वेरिएशन होता है। तो फंक्शन आपका बाउंडेड वेरिएशन है, डेफिनेटली ट्रू है। सेकंड आपका रीजन जो दिया गया है कि फंक्शन का डेरिवेटिव यदि बाउंडेड हो जाए तब वो बाउंडेड वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, एज ए स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमने इसको बाउंडेड वेरिएशन प्रूफ करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? फिर से असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो असर्शन को इम्प्लाई नहीं करता। ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत बार मिस्टेक होता है ऐसी में, क्योंकि ये लगभग एक जैसे स्टेटमेंट दिए गए हैं तो जनरली मिस्टेक हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया था वो मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे निकाल सकते हैं आप? इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, f'(x), ये क्या मिल जाएगा आपको? 2/3 और x⁻, माइनस इसको आप लिख सकते हो 1/(x⁻1/3), ठीक है। और आपके पास इंटरवल क्या दिया गया है? 0 to इन्फिनाइट, ठीक है, 1 से 1 है दिया गया है ना, 0 से 1 दिया गया है। ये मोनोटोनिकली क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा बाउंडेड वेरिएशन होता है,
ठीक है। अब आपको जो रीजन दिया गया था वो क्या बोल रहा था कि फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे बाउंडेड हो जाए। तो देखो फंक्शन का डेरिवेटिव इन पॉइंट्स बाउंडेड नहीं हो तो अनबाउंडेड जा रहा है, तो उस रीजन से वो इंप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझना है इस चीज़ को। असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन असर्शन को इंप्लाई नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अगेन आपके पास सीक्वेंस का क्वेश्चन दिया गया है, फिर से यहाँ पर असर्शन दिया गया है सीक्वेंस an इज इक्वल टू n+1/n इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और उसका रीजन दिया गया है एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपके पास जो सीक्वेंस दिया गया है n+1 डिवाइडेड बाई n, इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये मिलेगा आपको 1+1/n। ठीक है, अब देखिए ये जो सीक्वेंस है, ये जो आपके पास सीक्वेंस रहेगा वो आपका कन्वर्जेंट है नहीं, आपको चेक करना है। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है आपका कैसा है, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा 1+1/2, सबसे पहले आपको मिलेगा 2। ठीक है, फिर मिलेगा 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4। ये सीक्वेंस कैसे जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या मिला है यहाँ पर 0, 1 और ये 2। सबसे पहले आपको 2 मिला, 2 के बाद क्या हो गया ये 1+1/2, फिर 1+1/3, ऐसे करते करते वो कहाँ जा रहा है, वो 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये कैसा है, फंक्शन मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। देखो बाउंडेड है 1 और 2 के बीच में, और मोनोटोनिक है, मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट आपका असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या बोला गया, एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये भी उसका करेक्ट रीजन है। ठीक है, ये आपके पास जो सीक्वेंस दिया गया था उसको आपने पहले तोड़ लिख लिया अपने फॉर्म में, उसके बाद इसको आपने ग्राफ में प्लॉट किया। सबसे पहले 2 आ रहा है, फिर क्या आएगा 1+1/2, मतलब कितना हो जाएगा 3/2, लगभग 1.5 आएगा, 1.5, फिर ऐसा कम होते 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 कहाँ जा रहा है, जब n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट आएगा तो ये सीक्वेंस कहाँ पर जाएगा, ये 1 की तरफ जाएगा, 1 की तरफ जा रहा है। अब देखिए ये क्या हो गया, सीक्वेंस बाउंडेड हो गया 1 और 2 के बीच में, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये रिजल्ट होता है कि कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक सीक्वेंस, चाहे वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, और अगर बाउंडेड है तो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को इम्प्लाई करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दिया गया है असर्शन द फंक्शन √x इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to b, और रीजन दिया गया है कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में अगर डिफाइंड है तो डेफिनेटली इंटीग्रेबल होगा। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है रीजन, वो एज अ स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी फंक्शन की यदि आपको इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना है, बस आप ये चेक कर लो कि क्या फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो डेफिनेटली उस क्लोज इंटरवल पे इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ का हमने यूज़ किया था रीमान इंटीग्रेशन में। आपको पता होगा 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में मैंने यहाँ पर रिजल्ट दिखवाया था कि यदि कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, वैसे ही यदि कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो इंटीग्रेबल भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, आपको जो फंक्शन दिया गया था √x, इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये इंटीग्रेबल है नहीं। इसी मेथड से आप इसको भी चेक कर सकते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो क्या मिलेगा 1/2 √x मिलेगा। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ बना सकते हैं 1/√x का, 2 को भूल जाओ, ठीक है कांस्टेंट है वो, तो 1/√x का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया मतलब मोनोटोनिक हो गया, मोनोटोनिक मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को इम्प्लाई भी करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास देखिए सीक्वेंस का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3 सीक्वेंस दिए गए हैं an, bn और cn, और उसको आपको मैच द फॉलोइंग टाइप से सॉल्व करना है। आपको बताना है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस कौन से है। तो फर्स्ट सीक्वेंस देखिए an दिया गया है, इसको मैं ओपन करके लिखूँगा तो 1 रखने पे आपको मिलेगा 1, 2 रखने पे मिलेगा -1, 3 पे 1, 4 पे -1, इस प्रकार से ये चलते जा रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन कैसा हो रहा है, ये 1 -1 1 -1, मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है। ऑक्सीलेशन का तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया नहीं है, बट आप इसको क्या बोल सकते हो, 1 और -1 के बीच में बाउंडेड है, ये आप इसको डेफिनेटली बोल सकते हो। तो an क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड हो गया मतलब a जो फर्स्ट ऑप्शन है वो किससे मैच हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड -1 की पावर n इंटू n दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 1 रखने पर -1 आ जाएगा, 2 -3 4 -5, इस प्रकार से जा रहा है। अब आप इसको जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव तरफ भी बढ़ते जा रहा है, निगेटिव तरफ भी एकदम घटते जा रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका अनबाउंडेड हो गया।
फंक्शन आपका अनबाउंडेड हो गया। मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो कहाँ मैच होगा, ऑप्शन नंबर 3 पे। क्लियर है। अब देखिए अभी यहीं से बन जाएगा, सी एन को आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3, ए का 2 और बी का 3, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपको यहाँ पर सीरीज़ एक्सपेंशन का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3 सीरीज़ दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में वो सीरीज़ का नाम दिया गया है। आपको मैच करना है कि कौन सा सीरीज़ किससे मैच होगा, ठीक है। तो ध्यान से आप इसको देखोगे तो जैसे कि मैं साइन की बात करता हूँ, ठीक है। साइन जो सीरीज़ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और ये आपका लॉग का सीरीज़ है। डेफिनेटली tan का सीरीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। अगर आपको साइन और लॉग का पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। देखिए साइन की सीरीज़ में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल आता है, ठीक है। साइन की सीरीज़ में फैक्टोरियल आता है, लॉग के सीरीज़ में फैक्टोरियल नहीं आता, लेकिन उसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें सारे टर्म्स आते हैं 1 से लेके, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। लॉग में 1 2 3 4 आते हैं डिनोमिनेटर में, लेकिन साइन में हमेशा फैक्टोरियल आता है। अब यहीं से आप इसको बना सकते हो। अब देखिए फैक्टोरियल किस में, सिर्फ पहले वाले ए में है, तो ए का डेफिनेटली 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए लॉग में 1 2 3 सब आना चाहिए, तो देखिए 1 2 3 सब किस में आएगा, बी वाले में आएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग का सीरीज, बी का फर्स्ट। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का आपके पास सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए का फर्स्ट, सॉरी ए का थर्ड, बी का 1 और सी का सेकंड आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ पता रहेगा। बहुत बार ऐसे जो कुट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आपको 1-2 अगर ऑप्शन आपको अच्छे से पता चल गया तो बाकी को भी इसलिए बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप साइन, कॉस, टेन और लॉग 1 + x, 1 - x, एक्सपोनेंशियल, इनके सीरीज़ को डेफिनेटली याद करके रखिए, क्योंकि ये बहुत बार काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास लिमिट सुपीरियर का क्वेश्चन दिया गया है। मैंने लिमिट सुपीरियर के बारे में आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप वहाँ पर जाके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ लिमिट सुपीरियर क्या होता है। जैसे आपके पास कोई इंटरवल दिया गया है, तो उस इंटरवल का पहले आप सुप्रीमम निकालोगे, ठीक है। उसको यहाँ पर लिखेंगे, उस इंटरवल में पहले एलिमेंट को हटा के, इंटरवल या सेट जो भी दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर पहले एलिमेंट को हटा के सुप्रीमम निकालेंगे, दूसरे एलिमेंट को हटा के सुप्रीमम निकालेंगे। इस प्रकार से पहले हम लोग सुप्रीमम्स का कलेक्शन करेंगे, ठीक है। सेट दिया गया है, पहले एलिमेंट हटाए, दूसरा एलिमेंट हटाए, तीसरा एलिमेंट हटाए, इस प्रकार से एलिमेंट्स को हटाकर हम वहाँ पर सुप्रीमम लिखेंगे। फिर जो नया सेट मिलेगा उसका इन्फीमम लिखेंगे, वो आपका कहलाता है लिमिट सुपीरियर, ठीक है। इसके लिए आप डिटेल में वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हो। 2018 में जो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है उसमें मैंने इस चीज़ को बताया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेट सीक्वेंस दिया गया है -1 to the power n डिवाइडेड बाई 2n - 1। इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, देखिए 1 रखने पे मिलेगा -1, 2 रखने पे मिलेगा 1/3, ठीक है। 3 रखने पे मिलेगा -1/5, 4 रखने पे मिलेगा मेरे को 1/7। इस प्रकार से ये आपको सेट मिलते जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना है लिमिट सुपीरियर। तो लिमिट सुपीरियर कैसे हो जाएगा, पहले आप इन्फीमम लिखोगे, अब लिखेंगे यहाँ पर इस सेट का आपको लिखना है सुप्रीमम। इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, क्लियरली दिख रहा है 1/3 सबसे बड़ा है, ठीक है, कॉमा। अब आपको क्या करना है, पहले एलिमेंट को हटा के अब आपको देखना है सुप्रीमम। ध्यान देंगे, बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जैसे मैंने 1/3 लिखा तो पहले एलिमेंट का मतलब वो सोचते हैं कि 1/3 को हटाना है, ऐसा नहीं होता। आपको फर्स्ट एलिमेंट को पहले हटाना है, पहले आप सुप्रीमम निकालोगे इस सेट का। अब निकालना है आपको I1 का मतलब पहले एलिमेंट को हटा के, अभी भी सुप्रीमम क्या है 1/3 है, ठीक है। अब आप इन 2 एलिमेंट को हटा के सुप्रीमम निकालो, तो अब सुप्रीमम क्या हो जाएगा 1/7। अब आप इस एलिमेंट को भी हटा के सुप्रीमम निकालो, फिर मिलेगा 1/7। इसके बाद क्या आएगा 1 बाई क्या आने वाला है 3/7। तो इसके बाद आई थिंक आएगा, देखिए 2 रखे थे, ठीक है, 3 4, फिर 5 के बाद जब 6 रखेंगे तो आएगा 6 दूनी 12 - 1 11, 1/11, फिर 1/11। इस प्रकार से ये आते जाएगा। अब ये जो सेट है इसका सबसे छोटा वैल्यू आपको निकाल के बताना है, तो इसको इस सेट का इन्फीमम निकालना है। इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या निकलेगा, तो बताइए आप यहाँ पर इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ निकलेगा। देखो 1/3 है, 1/7 है, 1/11 है, ये छोटा होते होते कहाँ पर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, वो किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है। तो अंत में आपके पास जो इन्फीमम मिलेगा वो क्या मिलेगा 0। तो ये जो आपके पास सेट दिया गया था इसका लिमिट सुपीरियर मिल जाएगा आपको 0। क्लियर है। तो ऑप्शन जो ए है
ठीक है, ए कहाँ मैच हो जाएगा 3 से, ठीक है, ए मैच हो जाएगा आपका 3 से। क्लियर है। इसी प्रकार देखिए बी को बनाते हैं। बी तो बहुत आसान है, -1 टू द पावर n दिया गया है, ये हो जाएगा आपके पास -1 1 -1 1, इस प्रकार से आपको दिया गया है। आपको निकालना है इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम। इस सेट का सुप्रीमम क्या है 1 है, पहले एलिमेंट को हटा दोगे तो भी सुप्रीमम 1 रहेगा, सबसे बड़ा वैल्यू, ये आपका 1 आते जाएगा। अब ये जो सेट है वो आपको कांस्टेंट सेट मिल गया, तो इसका इन्फीमम क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो आपका दिया गया था बी, वो कहाँ मैच हो जाएगा, वो आपका 4 से मैच हो जाएगा, तो बी मैच हो जाएगा आपका 4 से। क्लियर है यहाँ तक। सी देखते हैं। देखिए सी और डी को एक बार आप खुद से बनाने का ट्राई करिए, ठीक है, बन जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। दिया गया है -1 की पावर n-1 इंटू 2n-1, ठीक है। देखिए 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 1 रखने पे आपके पास मिलेगा 1, 2 रखने पे आपके पास मिलेगा 3 माइनस में, ठीक है, 3 रखने पे आपको मिलेगा -5, 3 रखने पे क्या मिला 5, 4 रखोगे तो प्लस में क्या मिलेगा माइनस में मिलेगा 7, फिर आपके पास क्या मिलेगा 5 रखोगे तो ये आ जाएगा प्लस में और ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेट आपके पास जा रहा है। अब आपको इसका निकालना है इन्फीमम सुप्रीमम। इस सेट का सुप्रीमम कहाँ पर मिलेगा, सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ पर मिलेगा। देखो सेट बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीलेट होते जा रहा है सेट एक्चुअल में। सबसे पहले आपके पास 1 आया, इसको आप ये लाइन में प्लॉट कर लो, 1 2 3 0, ये हो जाएगा -1 -2। सबसे पहले आपके पास मिला 1 के आप सीधा -3 पे चले गए, फिर आप 5 पे जा रहे हो, फिर -7 पे, मतलब वो सेट सीधे सीधे बढ़ते जा रहा है। कभी भी सेट बढ़ते जा रहा है तो सुप्रीमम क्या होगा, सबसे बड़ा वैल्यू। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिलेगा, आप नहीं जानते क्या मिलेगा, वो इन्फानाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास इन्फानाइट। इसको हटाओगे तो भी सबसे बड़ा वैल्यू इन्फानाइट, सबसे बड़ा वैल्यू इन्फानाइट। तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, पूरा इन्फानाइट पे। अब इसका इन्फीमम क्या आ जाएगा इन्फानाइट, ठीक है। तो आपके पास जो सी है वो कहाँ मैच हो जाएगा 2 पे, तो सी मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से बन जाएगा। 4 को आप चेक कर सकते हो, डी को आप यहाँ पर खुद बनाइए। हम लोग बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए मैच हो रहा है 3 पे, बी हो रहा है 4 पे, सी हो रहा है 2nd पे, तो डी होगा 1 पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आज हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही इजी वे में आपको समझा पाऊँ। यदि फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।